देखिए, मैंने आपको वही बताया है कि सपोज़ अगर आपके पास किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको, जो आपका प्रॉफिट है उसको आप 1 साल का पूरा प्रॉफिट मान सकते हो। और अगर इन्फॉर्मेशन है तो जिस रेशो में क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा है प्रॉफिट, उस रेशो में आप इसको कर दोगे। ठीक है, अब हमको देखना है कि इन दोनों ही जो आपके टाइम पीरियड्स हैं इसमें बिक्री की जो सूचना है, अगर प्रश्न में नहीं दे रखी है, क्वेश्चन में किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है रिगार्डिंग टू द सेल्स, ठीक है, तो क्या करोगे, दोनों जितनी भी आपकी टाइम ड्यूरेशन है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया 9 मंथ्स और 3 मंथ्स, तो उसमें क्या करेंगे आप, उसके अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के अनुपात में आप ग्रॉस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जैसे 9/12 हो जाएगा और 3/12 हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल दे रखा है बुक में कि सपोज एक कंपनी ने किसी एकल व्यापारी के चालू व्यवसाय को 1 अप्रैल 2015 से क्रय करने के लिए समझौता कर लिया है, जबकि जो कंपनी का जो सम्मेलन है, इनकॉर्पोरेशन हुई है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अगस्त 2015 को। तो अप्रैल से लेके अगस्त तक का टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, उसने समझौता क्रय करने का समझौता किया, जबकि इनकॉर्पोरेट हुई है वो 2015 को 1 अगस्त को। तो कंपनी का 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी 9 लाख हुआ है। एग्जाम्पल दे रखा है बुक्स में सिंपल। अब जो उसकी बुक्स हैं, फाइनेंशियल बुक्स हैं, उससे ये पता लग रहा है कि कंपनी के समामेलन की तिथि से पहले की अवधि की जो सेल्स है वो 12 लाख है और उसके बाद की अवधि की जो सेल्स है वो 60 लाख है। और समामेलन से पूर्व एवं समामेलन के पश्चात, बिफोर incorporation and post incorporation, the sales ratio is 12 lakh is to 60 lakh, that means 1:5। जबकि समामेलन इनकॉर्पोरेशन से पहले एवं पश्चात की अवधियों का समय अनुपात कितना है, 4 माह और 8 माह। कैसे, 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है, 4 मंथ्स हो गए। 1 अप्रैल से है और 1 अगस्त तक, और बाकी का नेक्स्ट है जो वो 8 मंथ में हो गया। तो दैट मीन्स द मंथ रेशियो इज 1:2। क्योंकि जो सेल्स का जो रेशो हमको पता है, इसलिए 15-16 के जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 9 लाख है, तो विल डिस्ट्रीब्यूट 9 लाख इंटू 1:5 रेशो। इसको हम डिवाइड कर देंगे और इनकॉर्पोरेशन से पहले की का जो आपका प्रॉफिट है 1.5 लाख 1,50,000 एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द प्रॉफिट इज 7,50,000। ये आप इसको जब सॉल्व करेंगे 9 लाख को तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, 1 लाख एंड 7,05,000। जब आप 9 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 1:5 रेशो में। अगर बिक्री का जो रेशो है वो आपको नहीं पता होता, ठीक है, सपोज अगर क्वेश्चन में 9 लाख नहीं बता रखा है और ये शायद मंथ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, जो तो उस केस में आप 15-16 की जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको आप टाइम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट मीन्स 1:2। मंथ दे रखा है पर ये रेशो नहीं दे रखा है, ये अमाउंट नहीं दे रखा है, तो आप जब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, अलग अलग आपका ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख और 6 लाख आपका आ जाएगा। अब देखिए, इस केस में हमको पता था 9 लाख था, रेशो भी पता थी, इसलिए हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जब हमें नहीं पता था तो इनमें डिफरेंस आ गया, ये 3 लाख हो गया और ये 6 लाख हो गया। तो यही रीज़न है, क्वेश्चन में हो सकता है आपको मेंशन कर रखा होगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको बता रखा होगा। अब नेक्स्ट है इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट। सकल लाभ को इनकॉर्पोरेशन से पहले और बाद की अवधियों में अगर विभाजित करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट में दिखाई गई सेल्स एंड रेवेन्यू, व्यय और आय की मदों को भी उचित आधारों पर भी, मतलब ये है कि उसके जैसे आपने अपने सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है उसी आधार पर आप अपनी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, इन सब में उसी तरीके से जैसे आपने पहले दिखाया था इसको टी फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में दिखाना पड़ेगा जैसे आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी तरीके से। और ये है कि इन आइटम्स में से कुछ आइटम ऐसी हो सकती हैं जो कि बहुत ही क्लियरली बता रखी है कि जो इनकॉर्पोरेशन से पहले की अवधि है या बाद की अवधि से संबंधित होगी। बहुत सारे आइटम ऐसे होंगे जो बहुत क्लियरली मेंशन होंगी इन क्वेश्चन कि वो कहाँ किस तरह से आप उसको एडजस्ट करोगे। और इस प्रकार की जो आइटम्स हैं उसका विभाजन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया गया है, तो नो नीड टू डिस्ट्रीब्यूट अगेन एंड अगेन। और इससे संबंधित इन्हें खाते
जो इनके खाने हैं, बॉक्सेस जो बनाते हैं हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं, उनमें इनको इन्हें दिखा देना चाहिए कि भाई अलग से डिस्ट्रीब्यूट होकर हमको पहले से ही पता थी। इसका मतलब क्या है कि अगर समावेलन से पूर्व का जो एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू है ऐसे हैं, ठीक है, जो बहुत क्लियरली डिफाइन है, तो उनको क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए। उसमें ऐसी कोई भी हम मॉडिफाई नहीं करेंगे। जैसे कुछ आइटम्स ऐसे देखा रखे हैं, जैसे बिफोर इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के आइटम, जैसे पार्टनर्स हैं, साझेदार हैं, स्वामियों का सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ये भी ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आपका सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है उसके लिए इनकम है। अगर वो आपके ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट होता है, ऋण पर अगर कोई ब्याज होता है, तो एकाकी व्यवसाय और साझेदारी के लिए वो एक इनकम होती है। अब इसी तरह समावेलन के बाद की मदे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि अब एक नई कंपनी बन चुकी है, अब जो काम होगा वो सारा नई कंपनी के लिए है, तो प्रमोटर्स की जो फीस है, संचालकों की फीस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, आपके जो संचालक हैं उनका पारिश्रमिक है, रेमनरेशन है, शेयर इशू करने की जो ट्रांसफ़र करने की जो फीस है, वो सारी वो क्या है आपके पोस्ट एक्सपेंसेस हैं, इनकॉर्पोरेशन के बाद के आइटम्स हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि अंश के हस्तांतरण की फीस कंपनी के लिए आय होती है, क्योंकि जब सपोज हम अपने शेयर होल्डर को लास्ट प्रीसीडिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर उसको किसी दूसरी नई कंपनी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ट्रांसफ़र की जो फीस लगती है वो नई कंपनी के लिए इनकम हो जाती है। अब इसमें एक फुटनोट दे रखा है कि जो आपकी जो ये टेबल हमने बताया है उपयुक्त तालिका में, जो संचालकों की फीस है या जो उनका जो रेमनरेशन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है या शेयर इशू करने की जो फीस है, उसको मानने का कारण, समावेलन के बाद की मदे मानने का कारण क्या है, क्योंकि ये नई कंपनी के व्यवसाय से संबंधित हैं। अब इसमें ही जो आपकी सोल प्रोप्राइटर है, एकाकी व्यवसाय है या पार्टनरशिप फर्म है, उसमें आय व्यय की उक्त मदें नहीं होती हैं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में और साझेदारी में, पार्टनरशिप में इस तरह के आइटम ही नहीं होती हैं। पर यदि किसी कंपनी ने विद्यमान कंपनी के चालू व्यवसाय का क्रय किया है, किसी विद्यमान कंपनी ने, सपोज ए कंपनी है, उसने पहले से रनिंग में कोई एक्स कंपनी को क्रय कर लिया है, तो इन मदों को समामेलन से पूर्व एवं समामेलन के पश्चात की अवधियों में ही समय के अनुपात या किसी अचित अनुपात में बांटकर दर्शाना होगा आपको। ठीक है, ये चीज़ बार बार आ रही है, पहले भी आ गई, ऊपर भी वही चीज़ है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, प्रारंभिक व्यय में शामिल मदों का संबंध हमेशा ही नई स्थापित कंपनी से ही होने के कारण ये समामेलन के पश्चात की मद होती है। क्योंकि जो प्रारंभिक व्यय हैं, प्रारंभिक व्यय का क्या मतलब है, प्रारंभ करने के जो खर्चे हैं, प्रारंभ क्या चीज़ हो रही है, कोई नई चीज़ हो रही होगी तभी वो उसके से संबंधित खर्चे हैं। तो जो आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, प्रारंभिक जो खर्चे हैं, वो नई कंपनी से रिलेट करते हैं और दैट मीन्स वो इन कॉर्पोरेशन के बाद के ही आइटम्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें नेक्स्ट बता रखा है नेक्स्ट में कि जो ऊपर बताई गई जो आइटम्स हैं, ठीक है, उनके अलावा भी अतिरिक्त भी अन्य जैसे इनकम है या एक्सपेंडिचर है, उसको भी आप दो भागों में बांट सकते हैं। वही सेम हर चीज़ दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट होगी, बिफोर एंड आफ्टर। ये तो आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे जो एप्रोप्रिएट बेस है वो क्या है, क्योंकि इन मदों में विभाजन के लिए दो आधार आप काम में लाएंगे। कौन कौन से हैं वो आधार, देखिए, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड द सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। दो तरीके हैं, या तो आप सेल के आधार पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे या टाइम के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब टाइम, समय आधार से आपका क्या मतलब है, समामेलन से पूर्व और बाद के समय के अनुपात से। जब टाइम की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स कुछ टाइम ऐसा पर्टिकुलर दे रखा होगा क्वेश्चन में जिससे हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो टाइम कौन सा टाइम है, बिफोर इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब इसी में एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी का जो समामेलन है 1 जुलाई 2015 को हो गया और उसने एक चालू व्यवसाय को 1 अप्रैल 2015 से खरीदा था।
अप्रैल में खरीद लिया, समामेलन हुआ है जुलाई में, और उसने जो अपने फाइनल अकाउंट है वो 31 मार्च 2016 को बनाए थे। ठीक है, यानी कि 15-16 फाइनेंशियल ईयर मान हो गया है, और टाइम के अकॉर्डिंग 3:9 डिवीजन हो गया है। डिवाइड कर लिया आपने अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है, 3/9। बाकी द रेस्ट ऑफ द मंथ्स आर 9 मंथ्स हैं। तो समय से अप्रैल से स्टार्ट था, मई, जून और जुलाई, क्योंकि अप्रैल से है वो स्टार्ट। अब जो टाइम से संबंधित जितने भी आपकी आय हैं या व्यय हैं, इनकम है, एक्सपेंडिचर हैं, दोनों टाइम पीरियड में 3:9 के अनुपात में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अगर आपको बिक्री के आधार पर देखना है, और बिक्री से मतलब क्या है, वही बिफोर एंड आफ्टर, समामेलन से पूर्व की अवधि और बाद की अवधि, इससे बिक्री के अनुपात से है। सपोज क्वेश्चन में अगर उपलब्ध सूचनाओं में से दोनों अवधियों की अलग अलग बिक्री ज्ञात नहीं की जा सकती, अगर दोनों नहीं पता लग रही है आपको क्वेश्चन में, तो सारी आइटम्स को का विभाजन किसके आधार पर करोगे आप? समय के आधार पर। इट्स कॉमनली अंडरस्टूड कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आप उसी को ही यूटिलाइज करोगे। अगर यदि प्रश्न में दोनों अवधियों की बिक्री अलग अलग ज्ञात हो सकती है, तो कुछ मदों का तो विभाजन जो कि समय के निकट से संबंध रखती हैं, जो कि टाइम से रिलेट करती हैं, उसको आप टाइम के हिसाब से करोगे। और जो आइटम्स जिनका डिस्ट्रीब्यूशन आप बिक्री से निकट संबंध रखती हैं, जो कि बिक्री से रिलेट करती हैं, सेल से रिलेट करती हैं, उनको आप बिक्री के आधार पर करोगे। ठीक है, समय से अब इसमें आइटम्स बता रखी हैं, आइटम्स विच इज रिलेट टू द टाइम एंड आइटम्स विच इज रिलेट टू द सेल्स। तो दोज आर द आइटम्स, दीज आर द आइटम्स विच इज रिलेट टू द टाइम। सैलरी, आपको पता है सैलरी टाइमली मिलती है, आपको समय के आधार पर मिल रही है। किराया, रेंट है, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और ऑडिटर्स की फीस, क्योंकि बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर अ टाइम। ठीक है, तो ये आइटम्स आपकी टाइम से रिलेट कर रही हैं। अब सेल से रिलेटेड जितनी भी आपके सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, कमीशन है, और आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं, बैड डेट्स हैं, और आपका जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स है या प्रोविजन ऑन डेटर्स है, ये सारे सेल से हैं। अब डेटर्स हैं जो आप समझते ही हो अच्छे तरीके से कि डेटर कब जनरेट होते हैं, जब हम सेल करते हैं। सेल कौन सी सेल? उधार बिक्री। जब हम उधार में सामान बेच रहे हैं तो हमारे डेटर जनरेट हो जाते हैं। अब जो भी डेटर हैं वो सारे दैट मीन्स दे आर डायरेक्टली रिलेट टू द सेल्स। स्पेशली दे रखा है सेल्स एक्सपेंसेस हैं, कमीशन है, कुछ सामान आया होगा, गया होगा, तो सारे के सारे वो बिक्री से संबंधित हैं। बेचने के लिए आपने काम किया होगा, जो भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किए होंगे, दैट मीन्स आपने सेल करना चाह रहे हो, सेलिंग से रिलेटेड आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो दीज आर द एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली रिलेट टू द सेल्स। इसमें अब लास्ट ही है, बाकी आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अब क्योंकि इसको कंसाइज कर देते हैं इस चीज़ को हम कि बिफोर इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए एक स्टेटमेंट बना लेना चाहिए। और कभी कभी जो प्रॉफिट एंड लॉस को इन कॉलमर फॉर्म में बनाने के लिए क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया होगा, निर्देश दे रखा होगा, स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि आपको इस तरह से बनाना है। और ये भी ध्यान रखना है कि समामेलन से पहले एवं बाद के लाभ हानि का बंटवारा जब आप करोगे तो कंपनी का लाभ हानि विवरण कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि अब वो पुरानी वाली कंपनी नहीं है, कोई नई कंपनी बन चुकी है, इसलिए उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है वो एनुअल रिपोर्ट में प्रेजेंट नहीं की जाएगी। अतः क्या करना है आपको, टी फॉर्म में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने हेतु आपको 2 अलग अलग खाने बनाकर उसमें आपको बिफोर इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की जो इनकम एक्सपेंडिचर की जो आइटम्स हैं उनको दिखाना पड़ेगा। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट में उसका जो डिफरेंस है वो दिखाना पड़ेगा। आपका नेट प्रॉफिट और लॉस बिफोर इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वट एवर द आइटम, और आपके जो इनकॉर्पोरेशन के बाद का लाभ कंपनी का, क्योंकि रेवेन्यूगत लाभ है, क्योंकि अब जो कंपनी है वो उसने काम करना चालू कर दिया है, तो उसकी डेट से जिस डेट से उसका समामेलन हुआ है उसके बाद
से जितना भी प्रॉफिट है वो उसका रेवेन्यू नेचर का है, और इससे पहले का जो प्रॉफिट होता है दैट इज़ अ कैपिटल रेवेन्यू, वो पूंजीगत लाभ है। तो किंतु समय बैलेंस से जो पूर्व का जो लाभ है वो पूंजीगत लाभ माना जाता है, और पूंजीगत लाभ का उपयोग ख्याति को रिटर्न ऑफ करने, कैपिटल प्रॉफिट का यूज आप कब करते हो, गुडविल को रिटर्न ऑफ करने या अपनी कैपिटल नेचर के जो लॉसेज हैं उसको रिटर्न ऑफ करने में ही किया जा सकता है, और या इसे आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो। करना भी वही है हमको, कैपिटल नेचर का है तो। और कैपिटल प्रॉफिट का यूज़ आप डिविडेंड डिक्लेयर या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं करोगे। डिविडेंड नहीं दे सकते आप कैपिटल प्रॉफिट में से, डिविडेंड दोगे अपने प्रॉफिट्स में से। और आपके जो समा बैलेंस से पूर्व की जो हानि है, अगर आपको कोई लॉस भी होता है तो दैट मीन्स जिस तरह से आपका कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है वैसे ही कैपिटल नेचर की आपकी लॉस भी होगी, और उसे आप गुडविल अकाउंट में फिर डेबिट कर दोगे। तो ये था आपका चैप्टर, पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका, जिसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए थे वो भी मैंने आपको करवा दिए थे विद कंप्लीट वर्जन विद बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट भी बताई थी, जिसमें चैप्टर था आपका एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, समा बैलेंस से पूर्व एवं पश्चात के लाभों के सहित। Thank you so much for watching my video.